हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आप लोग के सामने मैं फिर से आज अपना चैनल DK 487 पर स्वागत करते हैं। दोस्त, आज हम 12th क्लास का NCERT पैटर्न से पूरा बेसिक मैथ हम समाकलन इंटीग्रेशन का हम बदलाने वाले सॉल्व करने वाले हैं। पॉइंट बाय पॉइंट सॉल्व करेंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मेरा वीडियो देखते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो देखिए दोस्त, आज हम पढ़ाने वाले हैं समाकलन, ठीक, जो 12th क्लास का है। सेकेंड मैथ से आप जाकर देखिए, इसको पूरा बेसिक ले बतलाएंगे, पूरा बेसिक, ठीक। इसके लिए आपको समाकलन के लिए डिफरेंशिएशन जानना जरूरी है। डिफरेंशिएशन हम बहुत जल्द डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ठीक ना। तो डिफरेंशिएशन अगर आप पढ़े होंगे तो आपका क्वेश्चन ये बुझा जाएगा, ठीक ना, और नहीं तो थोड़ा कम बुझाएगा यानी बुझाएगा, ठीक। तो देखिए, हम अपना क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, समाकलन है, यानी समाकलन क्या है, यानी समाकलन कहाँ से आया। समाकलन का प्रतीक होता है, यानी चिन्ह होता है। समाकलन का इस तरह से चिन्ह होता है, इसको आई से सूचित किया जाता है, इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक ना। समाकलन का चिन्ह इस तरह से होता है। समाकलन में कभी भी हम dx लगाकर समाकलन को पूरा किया जाता है, ठीक ना। dx लगाकर, dx जब नहीं रहेगा तो समाकलन नहीं कहेगा, ठीक ना। तो dx लगाकर समाकलन किया जाता है। अगर वहीं समाकलन बंद समाकलन यानी लिख दे तो इस तरह से होता है, इसको बंद समाकलन बोलते हैं, इसमें dx नहीं होता है, ठीक। अगर खाली समाकलन लिख दे तो ये समाकलन में इसे लिख देंगे, खाली समाकलन हाई एक्स लिख देंगे, यानी इसमें कोई समाकलन यानी समाकलन हाई नहीं है, ठीक ना। तो ऐसे हम समाकलन को सूचित करते हैं। समाकलन एक पूर्णिक शब्द है, ठीक ना। समाकलन एक पूर्णिक शब्द है, ठीक। समाकलन का वैल्यू के अंत में, समाकलन के वैल्यू के अंत में अचर राशि c जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। तब उसका परफेक्ट वैल्यू ज्ञात होता है, यानी अंत में c जोड़ देने पर परफेक्ट वैल्यू ज्ञात होता है। अगर नहीं जोड़ते हैं हम, उसीलिए सारा क्वेश्चन मेरा सही है और तब पर इसी के चलते आपका क्वेश्चन अपरफेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए इसको परफेक्ट बनाने के लिए सी जोड़ा जाता है, यानी अचर राशि जोड़ा जाता है, ठीक ना। तो देखिए, अब हम इसमें बतलाने वाले हैं कि कुछ सूत्र, यानी कुछ एक का मुख्य सूत्र होता है, ठीक, मुख्य इंपॉर्टेंट सूत्र होता है, ठीक ना। पॉइंट, ठीक, मुख्य पॉइंट होता है। सूत्र बहुत जानना जरूरी है, तब बेसिक आपको बुझाएगा, ठीक ना। तो देखिए, ये वीडियो बन रहा है बाय धर्मेंद्र सर एंड अमित कुमार, ठीक। तो देखिए, ये क्वेश्चन पहला सूत्र देखा जाए तो पहला सूत्र इंटीग्रेशन का है कि देखिए, इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन बोलेंगे। इंटीग्रेशन x के पावर n dx बराबर फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 बाई x के पावर n इंटू n प्लस 1 होता है, ठीक ना। अब प्लस c जोड़ देते हैं, बोले ना कि इसके लास्ट में c जोड़ देना है, वैसे ही c जोड़ देंगे, ये परफेक्ट सूत्र हो जाएगा, ठीक ना। नहीं c जोड़ेंगे, ऐसे छोड़ देंगे c को, अपरफेक्ट समाकलन हो जाएगा, ये समाकलन नहीं कहा जाएगा, ठीक ना। इसलिए c जोड़ना पड़ता है, ठीक ना। तो देखिए, अब केवल अब देखा जाए इंटीग्रेशन dx का निकाला है, केवल dx का, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है ना, 1 छिपा हुआ है, 1 बोला, तो देखिए बात नहीं बराबर होगा। इसका इंटीग्रेशन निकाला जाए तो केवल x होता है और प्लस c जोड़ देंगे, ठीक ना, परफेक्ट समाकलन हो जाएगा। अब देखिए, अब एक्सपोनेंशियल आता है। एक्सपोनेंशियल मतलब e का पावर अगर कुछ भी रहे, कुछ भी अलजेब्रिका रहे, उसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन समान होता है, इक्वल होता है, जितना रहता है उतना ही होता है। देखिए, उतना ही लिखते हैं, ठीक। dx के साथ प्लस c जोड़ दिया, जैसे समाकलन में dx रहता है तो समाकलन पूर्ण रूप से होता है, इसलिए जब उसका वैल्यू में c नहीं जोड़ा जाए वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, ठीक ना। और ये नियम लागू होता है c वाला अनिश्चित समाकलन में। अनिश्चित माने यानी उसका सीमा कोई नहीं है, ठीक ना। अगर सीमा रहता तो इसको हटा दिया जाता, इस अचर राशि का काम ही नहीं आता, ठीक ना। उसका सीमा अगर रहता तो अचर राशि का काम ही नहीं आता। अगर सीमा नहीं है और अनिश्चित समाकलन है तो अनिश्चित समाकलन के लिए उसमें c जोड़ा जाता है। अगर निश्चित जैसे दे दे, लोअर लिमिट 1 दे दे, अपर लिमिट 2 दे दे, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो इसका वैल्यू अपर लिमिट यानी निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन हो गया ये।
अनिश्चित क्या अनिश्चित ये है, देखिए इसका कोई लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दिया है, इसलिए ये अनिश्चित है, ठीक ना। तो निश्चित अनिश्चित का हमेशा हम बतलाएंगे अगला पार्ट में। तो देखिए अब ये हो गया, इसका एक्सपोनेंशियल की कितना भी हो इसके पावर में तो वो उतना ही होता है, प्लस c जोड़ दिया जाता है, ठीक। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर अब होता है 3 नंबर का इंटीग्रेशन अगर 1/x के dx के रिस्पेक्ट में निकाला जाए तो देखिए भाई इसमें क्या होता है, 1/x के रूप में होता है तो उसको लग में हम मोड़ देते हैं, ठीक ना, यानी लग में मोड़ देते हैं इंटीग्रेशन को, ताकि हमको कुछ अच्छा फार्मूला लगे, ठीक ना। तो देखिए 1/x जब होगा तो अब देखिए इसका हमेशा इंटीग्रेशन लॉग में हो जाएगा, क्या लॉग x mod x प्लस c हो जाएगा, ठीक ना, आप याद रखिएगा इसको, ठीक। अब देखिए इंटीग्रेशन ये 4 नंबर sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x प्लस c माइनस cos x प्लस c होता है। अगर cos x का इंटीग्रेशन देख लिया जाए तो sin x प्लस c हो जाएगा, और cos sec स्क्वायर का समाकलन देख लिया जाए तो tan x प्लस c हो जाएगा, अगर स्क्वायर में रहेगा तो c होगा, ठीक ना। 7 नंबर का फॉर्मूला देख लिया, आपको समझ में आता होगा। 7 नंबर का होता है cosec स्क्वायर x यानी इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर dx प्लस dx बराबर माइनस cot x प्लस c होता है। और देखिए 8 नंबर, देखिए 8 नंबर में sec x into tan x dx इक्वल कितना होता है, sec x प्लस c होता है, समाकलन इसका सूत्र होता है और समाकलन में, ठीक ना। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन होता है cosec x into cot x dx इक्वल माइनस cosec x प्लस c होता है, ठीक ना। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, सूत्र यानी dx by अंदर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमेशा tan इनवर्स x प्लस c होता है, ठीक ना। अब देखिए इसका निकाला जाए तो इसका होता है 11 नंबर का होता है x dx बटा में 1 माइनस अंदर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर का होता है माइनस cos इनवर्स x प्लस c होता है, ठीक ना। 12 नंबर का देख लिया जाए dx बटा में 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स x प्लस c होता है। अगर उसी 13 नंबर को देख लिया जाए इंटीग्रेशन dx बटा में 1 प्लस x स्क्वायर बराबर माइनस cot इनवर्स x होता है प्लस c होता है, ठीक ना। 14 नंबर फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पर, अगर 14 नंबर इंटीग्रेशन dx बाई x इंटू अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 अगर रहे तो इसका इनवर्स में x हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 15 नंबर dx इंटीग्रेशन में dx अपॉन x अंदर रूट में x माइनस 1 बराबर होता है क्या, माइनस cosec इनवर्स x प्लस c होता है। अगर देखिए 16 नंबर कुछ डिफरेंट है, 16 नंबर यानी अक्षर राशि का पावर चर राशि है, यानी a अक्षर राशि है, ठीक ना, dx अगर इसका हम निकाल दे इसका तो इसका हो जाता है एक्स्ट्रा फार्मूला कि log 1 देखिए e का पावर x अपॉन ये का पावर x अपॉन log a, यानी इसका बेस जो है a है, ठीक ना। अगर यहाँ पर भी a रहता ना तो a का मान 1 हो जाता, ठीक ना। इसलिए अगर वहाँ पर क्या रहे वही फाइंड आउट करना होता है, ठीक ना। तो अगर यहाँ पर e दे दे चाहे कुछ भी दे दे तो उसका कुछ अलग होता है, अगर a दे दे तो a का 1 हो जाएगा, 1 a कट जाएगा प्लस c जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो ऐसा क्वेश्चन आते रहेगा। अब देखिए समाकलन का पूरा फॉर्मूला पढ़ लिए, समाकलन के बारे में पूरे जान लिए। समाकलन अब सोचते हैं कि समाकलन क्या है, ठीक ना, समाकलन का सारा परिचय हम जानेंगे, लेकिन समाकलन है क्या यार, इससे क्या बन रहा है। देखिए समाकलन एक प्रकार की एक प्रकार के एकत्र वस्तुओं का मिलान करके उनकी व्यवस्था को देखना या समझना वही समाकलन कहलाता है, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा घबरा गए थे, एकत्र लिखा है वस्तुओं को, माने एकत्र मतलब एकत्र मतलब, ठीक ना। तो एकत्र मतलब होता है कि उस समाकलन को एकत्रित रखना, ठीक ना, यानी किसी प्रकार के वस्तु को एकत्रित है उसी को हम, जैसे स्थिर है, ठीक ना, स्थिर मेरा का नाम है स्थिर, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, पहली बार वीडियो बनाए हैं तो एकत्रित होता है यानी एकत्रित, ठीक। तो एकत्रित मतलब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु
यहाँ पर मौजूद है बहुत सारा, यानी एकत्रित है ना जी। तो एकत्रित उसी को एकत्रित बोलते हैं। तो वस्तुओं का मिलान करके उनकी व्यवस्था को देखना या समझना वही इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक ना। इसको देखना समझना और कैसे इसको सब किया जाए, कैसे इसको हटाया जाए, इसको देखना समझना वही इंटीग्रेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम जमा खाता में रकम लिखना, यानी जमा खाता में जैसे खाते में पैसा रख लिया है इतना, तो हम उसको जाएंगे ना जी, एकत्रित पैसा रखे हैं, एकत्रित, ठीक ना, एकत्रित पैसा रखे हैं तो उसको जाएंगे ना हम देखने कि भाई कितना पैसा है मेरे बैंक में। मेरा बैंक में मान लीजिए 50,000 रुपया है, उसको फ्राक से निकालेंगे और निकाल कर क्या करेंगे, गिनना चालू करेंगे, यानी समाकलन करना चालू कर देंगे, तो गिनेंगे, उसी को समाकलन बोलते हैं। आई होप इस वीडियो को समझ गए होंगे, और जो मुझसे गलती हो जाता है उसके लिए सॉरी भाई, क्या कि वीडियो हमने पहला बार बनाया है, ठीक ना, तो पहला बार बनाने पर ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए इतना, अगर गलती कोई हो तो सॉरी उसके लिए। तो चलिए इतना के लिए आज हम पूरा बेसिक इतना ही बतलाएंगे, और आगे हम बतलाने वाले हैं कल, ठीक है, और बहुत अच्छा से बतलाएंगे, बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इतना के लिए थैंक्स।